राजा के दरबार में खुशी का माहौल था क्योंकि राजा हरिश्चंद्र को राजकुमार हुआ था। राजा बहुत खुश थे। मंत्री, पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि राजकुमार ने जन्म लिया है और जल्दी से पंडित को मेरे दरबार में पेश करो। मुझे अपने बेटे का भविष्य देखना है। पंडित जी दरबार में आते हैं और राजकुमार का भविष्य देखकर बोलते हैं, वाह, ये तो वीरों के वीर हैं। इससे ज्यादा ताकत पूरे संसार में किसी के पास नहीं होगी। आपके बेटे के अंदर पूरे 10 हाथियों का बल होगा। अद्भुत। लेकिन राजा जी, एक बहुत बुरी खबर है। मैं बोलना तो नहीं चाहता, मगर राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनने के बाद अभी अभी 2 घंटे पहले पैदा हुए राजकुमार बोल पड़ते हैं, पंडित जी, आप मूर्ख हैं क्या? ये तो विधि का विधान है कि जो इस संसार में आया है उसका मरना तय है। आपकी किस बात के पंडित हैं? ये भविष्यवाणी तो मैं भी कर सकता हूँ कि आपका मरना भी तय है। इतने छोटे से बच्चे को बोलता देख पूरा दरबार चकित रह जाता है। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर पंडित जी राजकुमार के सवालों का जवाब देते हुए बोलते हैं, ओ महावीर, आप बिल्कुल सही हैं। जो इस दुनिया में आया है उसका मरना तय है, लेकिन आपकी मृत्यु एक अनोखे तरीके से होगी। आप इतने वीर हैं कि आप पूरे 99 शेरों को मार गिराएंगे, लेकिन आपकी मृत्यु उस 100वें शेर के हाथ होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना सुनने के बाद राजकुमार बोलते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो 100 शेरों का शिकार करके आपकी इस भविष्यवाणी को गलत साबित करके रहूंगा। राजा जी के पुत्र राजकुमार वीर प्रताप सिंह अब राजगद्दी संभालने के योग्य हो गए थे, जिसे देखते हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी राजगद्दी अपने पुत्र वीर प्रताप सिंह को सौंप देते हैं। और अब वीर प्रताप सिंह नए राजा बन जाते हैं। और राजा बनने के बाद उन्हें अपना वचन याद आता है जो उन्होंने पंडित जी को दिया था। मंत्री, हमें शेरों का शिकार करना है। जल्दी से शिकार पे चलने की तैयारी करो। राजा शिकार करने निकल जाते हैं। पास के जंगल में उनको एक शेर दिखाई देता है। राजा सैनिकों को आदेश देते हैं कि वह शेर का शिकार अकेले करेंगे और कोई शिकार के बीच में नहीं आएगा, चाहे क्यों न वो मर ही जाए। जी हाँ बच्चों, वीर प्रताप सिंह इतने बलवान थे कि उन्होंने शेर को अकेले ही मार गिराया और अपने वचन के हिसाब से अपना पहला शेर मार गिराया था। और राजा जी ने एक दिन में पूरे 13 शेरों को मार गिराया। ऐसे ही रोज राजा शिकार पे जाते थे और रोज शेरों का शिकार करके आते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि शेर उनको जमीन पर पटक देता था, लेकिन फिर भी राजा जी हार नहीं मानते थे और शेरों को युद्ध में हरा देते थे। करीब 1 महीने के अंदर उन्होंने 70 शेर मार दिए थे। पूरा भारत उन्हें शेरों का राजा नाम से जानने लगा। 70 शेरों को मारने के बाद भी राजा नहीं रुकते और वे फिर से जंगल में शिकार के लिए चले जाते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन राजा जी को कोई भी शेर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि राजा जी ने पहले ही जंगल के सारे शेरों को मार गिराया था। महाराज, मुझे लगता है कि अब हमारे जंगल में कोई भी शेर नहीं बचा है। आपने सभी शेरों को मार गिराया। ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरा दिया हुआ वचन कैसे पूरा होगा? महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? सिर्फ हमारे राज्य के जंगल में शेर खत्म हुए हैं। बाकी अन्य राज्यों में तो शेर अभी भी होंगे। हाँ, लेकिन हमें कोई अपने राज्य में क्यों शिकार करने देगा? और हम इतने गिरे हुए तो हैं नहीं कि चोरी से दूसरे राज्य के शेरों को मारे। महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम बताएंगे। जरूर। महाराज, आप एक ऐसी रानी से शादी कर लीजिए जिसका राज्य शेरों से भरा हुआ हो। शादी के बाद वह राज्य आपका ही हो जाएगा। फिर आप आराम से वहां के जंगल में जाकर 30 शिकार कर सकते हैं। महाराज अपने वचन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। फिर क्या, राजा कुंतल राज्य की रानी से विवाह कर लेते हैं। कुंतल राज्य की रानी से विवाह करने के बाद कुंतल राज्य महाराजा वीर प्रताप सिंह के नेतृत्व में आ जाता है। विवाह के 1 माह के बाद महाराज अपनी पत्नी के राज्य में जो जंगल था उसमें शिकार करने के लिए जाते हैं। सैनिकों, तुम लोग भूल तो नहीं गए ना? तुम लोगों को सिर्फ दर्शक बनकर देखना है। मैं शेरों का शिकार अकेला ही करूंगा।
और अगर कोई बीच में आया तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। अब जल्दी जल्दी शेर ढूंढो और मुझे बताओ। मैं उनका शिकार करके पंडित की बातों को गलत साबित कर दूंगा। इस प्रकार राजा सैनिकों से शेरों का पता लगवाते थे और खुद शिकार किया करते थे। काफी दिन बीत जाते हैं और राजा ने अब 97 शेर मार दिए थे। महाराज, अब सिर्फ आपको 3 शेर और मारने हैं, लेकिन अब कुंतल राज्य के जंगल में एक भी शेर नहीं बचा है। अब तो आप ही बताइए कि क्या किया जाए। पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि हम शेर से मरेंगे। उन्होंने ये तो नहीं बोला था कि वो शेर जंगल का होगा या चिड़ियाघर का। जाओ और चिड़ियाघर से 3 शेर खरीद कर ले आओ। मंत्री सैनिकों के साथ चिड़ियाघर जाता है। मंत्री को चिड़ियाघर में एक दुकानदार दिखाई देता है। शेर खरीदने हैं, कितना पैसा लगेगा? मंत्री जी, शेर की कीमत तो 500 सोने के सिक्के एक शेर के हैं मंत्री जी। ये लो 1500 सोने के सिक्के और जल्दी से 3 शेर राजा वीर प्रताप के महल में भिजवा दो। मेरे पास तो सिर्फ 2 ही शेर हैं। मैं राजा जी के महल में 2 शेर भिजवा दूंगा। ये लीजिए आपके 500 सोने के सिक्के वापस। राजमहल में 2 शेर लाए जाते हैं और राजा उन्हें मार देते हैं। लेकिन अब राजा जी को डर लगने लगता है, क्योंकि उन्होंने अब तक 99 शेरों को मार दिया था और पंडित के कहे मुताबिक राजा जी की मृत्यु का कारण 100वां शेर बचा हुआ था। राजा फिर से मंत्री को आदेश देते हैं 100वां शेर ढूंढने के लिए। मंत्री अपने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कोई शेर नहीं दिखता। इसीलिए मंत्री दूसरे राज्य में जाते हैं और उन्हें एक शेर दिखाई देता है जो करीब 14 साल का हो गया था और वह बिल्कुल मरने के हालात में था। ये शेर तो बूढ़ा हो गया है। अगर मैं इसे राजा जी के पास ले जाता हूं तो वह गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मैं बहुत थक भी गया हूं। चलो, यही शेर उठा के ले चलता हूं और महाराज से कहूंगा कि महाराज, आप 100वां शेर अपनी सही बंदूक से मारिए। वैसे भी अगर महाराज ने गुस्सा किया तो कह दूंगा कि मैंने आपकी भलाई के लिए 100वां शेर बूढ़ा लाया ताकि ये शेर आपको मार न सके। वाह, कितना चालाक हूं मैं। मंत्री शेर को महल ले आता है और राजा को मना लेता है कि वे 100वें शेर को अपनी असली बंदूक से मार दें और पंडित जी की बातों को गलत साबित कर दें। महाराज मान जाते हैं और शेर पर निशाना लगाते हैं। शेर गिर जाता है। ऐ मंत्री, जाओ और पूरे राज्य में यह खबर फैला दो कि महाराजा वीर प्रताप सिंह ने भाग्य का लिखा बदल दिया। मैंने पंडित जी को गलत साबित कर दिया। राजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और अपनी पत्नी को यह खबर देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन भाग्य को भगवान के सिवा कौन बदल सकता है? जब मंत्री शेर की लाश ठिकाने लगाने जाता है तो वह देखता है कि शेर अभी भी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, महाराज का निशाना चूक गया था और शेर इतना कमजोर था कि वह सिर्फ बंदूक की आवाज सुनकर बेहोश हो गया था। मंत्री बिल्कुल डर जाता है और समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। अगर वह राजा को बताता कि शेर जिंदा है तो राजा मंत्री को सूली पर लटका देते। इसीलिए मंत्री अपनी बंदूक निकालता है और शेर को मार डालता है और लाश को ठिकाने लगा देता है। तो दोस्तों, वह बूढ़ा शेर राजा के हाथों से नहीं, मंत्री के हाथों मारा गया, जिसका यह मतलब है कि अभी भी महाराज ने केवल 99 शेर ही मारे हैं। राजा ने 100वां शेर नहीं मारा है। महाराज बेफिक्र हो जाते हैं कि अब वे अमर हैं, क्योंकि उनकी नजर में उन्होंने 100 शेरों को मार दिया है। करीब 2 साल बीत जाते हैं और राजा का अब एक बेटा भी था। राजा एक दिन अपने बेटे के साथ मेला देखने गए थे और उनके बेटे को एक लकड़ी का खिलौना पसंद आ जाता है, तो महाराज अपने बेटे के लिए वह खिलौना खरीद लेते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि वह खिलौना शेर का था, मतलब लकड़ी को बारीकी से काटकर शेर के समान खिलौना बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे हैं, यही वही 100वां शेर है जिससे राजा की मृत्यु होगी। राजा अपने बच्चे के साथ उस खिलौने से खेल रहे होते हैं और उनकी उंगली में वह खिलौना चुभ जाता है, जिससे राजा को कैंसर हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरे राज्य में खबर फैल जाती है कि राजा की मृत्यु एक शेर के खिलौने से हुई है। पंडित जी दरबार में आते हैं और बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। भाग्य बदलना केवल हमारे ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने कहा था कि 100वां शेर ही राजा की मौत का कारण बनेगा और ऐसा ही हुआ।
तो दोस्तों, आज की कहानी समाप्त होती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता किए बिना केवल मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। बाकी कब भगवान किसे बुला ले, कौन जानता है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।